गुड मॉर्निंग बच्चों। बृहन मुंबई महानगर पालिका के अध्ययन अध्यापन में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, हम इस समय क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर रहे हैं और आज हम क्वेश्चन नंबर 3 के ए यानी कि कृति, जिसमें पेपर जो प्रश्न है वो हल करके दिया है। सिर्फ आपको ब्लैंक्स यानी खाली जगह के बॉक्सेस हैं वो भरने हैं, लेकिन उस बॉक्सेस को हल करने के लिए भी या भरने के लिए भी हमें सवाल को हल करना होता है। तो आप पहले कहीं सवाल हल कर लीजिए, एकदम स्टेप वाइज नहीं, लेकिन उस बॉक्स में हम क्या यानी क्या उचित उत्तर होगा उसके हिसाब से। तो कुछ सवाल हम उसमें आज देखने वाले हैं। तो चलो जल्दी से देखते हैं हर चैप्टर से एक एक सवाल कि कैसे कृति के रूप में पूछी जा सकती है और उसको हम कैसे भर सकते हैं। हमने प्रारूप तो देख ही लिया है कि हमारा पेपर पैटर्न कैसा होगा। ये हमारा पेपर पैटर्न है और अच्छी तरह से हम जानते हैं कि हमारे पास 5 क्वेश्चन है और उस 5 क्वेश्चन में सबसे पहला, ये आप अच्छी तरह जानते हैं, मैं इस पे ज्यादा अब डिस्कस नहीं करूंगी। तो आज का हमारा सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, क्वेश्चन नंबर 3। और उसमें क्या होता है, निम्नलिखित कृति पूर्ण कीजिए कोई एक, यानी दो होंगे, दो में से एक हमें 3 नंबर का हल करना होगा यानी कि भरना होगा। 3 में से अगर समय मिलता है तो दोनों ही करिए, लेकिन पहले एक करिए और दूसरे के लिए उतना जगह छोड़ दीजिए। इन केस समझो पहले में एक आधा गलत हो गया तो, लेकिन ये काम कब करोगे, पहले पूरा पेपर कंप्लीट करने के बाद, क्योंकि एक तो कंपलसरी है, एक आप करना ही करना है। तो चलते हैं एक आध सवाल लेकर हम सवाल को हल करते हैं। सबसे पहला सवाल, दी गई आकृति में दी गई आकृति में रेख एल एम समांतर भुजा बीसी है और ए एल का मान दिया है x+3, बी एल का मान दिया है x-3, ए एम दिया है x+5 तथा सी एम बराबर x-2 है। और देखो इस तरह से आकृति भी दी होगी। अब आकृति में सब मान इस तरह से दिया होगा और कृति पूरी हल करके दी गई होगी। आपको क्या करना होगा, सिर्फ उस बॉक्स में आपको उत्तर लिखना होगा। आकृति जैसी है, जब आपको उत्तर करना हो लिखना होगा तो जहां से कृति शुरू हुई है, क्योंकि ये क्वेश्चन का हिस्सा है, आपको प्रश्न नहीं लिखने हैं, आपको सिर्फ कृति जहां से शुरू होती है वही लिखना है। तो कृति स्टार्ट हुई और इस तरह से बॉक्स होगा, बॉक्स में आपको सिर्फ उत्तर भरना है। तो जैसे ही हम इस सवाल को देखते हैं, सवाल देखने के बाद हमारे पास तुरंत हमारे दिमाग में आना चाहिए कि यह किससे संबंधित है। तो हम त्रिभुज देख रहे हैं, उस त्रिभुज के समांतर एक रेखा है, तो तुरंत हमें याद होना चाहिए कि यह समानुपात मूलभूत प्रमेय से संबंधित सवाल है। तो त्रिभुज एबीसी में रेख एलएम समांतर भुजा बीसी दी है, तो कौन सा, समानुपात मूलभूत के प्रमेय से। प्रमेय यहाँ लिखा होगा, हमें लिखना होगा कौन सा प्रमेय, समानुपात मूलभूत प्रमेय से। अब समानुपात का मूलभूत प्रमेय है, तब जो समांतर रेखा होती है, हमें देखना होगा आकृति में समांतर रेखा और उसके तरफ एक शीर्ष बिंदु, यानी इस आकृति में आपको एक चतुर्भुज नजर आता है और एक त्रिभुज नजर आता है। तो चतुर्भुज के सामने जो त्रिभुज का ये शीर्ष बिंदु दिखाई दे, वहीं से हमें अनुपात का शुरुआत करना चाहिए। कभी भी वहीं से, समांतर रेखाओं के सम्मुख शीर्ष बिंदु से हमें समांतर जो दो समानुपात हमें लिखने हैं वहां से, तो इसी शीर्ष बिंदु से दो रेखा भुजाएं गई हैं, इन्हीं भुजाओं का अनुपात लिखना होगा। तो ए से शुरू करेंगे तो हमारा अनुपात क्या हो जाएगा, ए एल बटे एल बी और ए एम बटे एम सी, और ये दोनों अनुपात आपस में बराबर होते हैं।
ये हम जानते हैं। अब इसमें देखेंगे एक ब्लैंक दिया होगा, तो जब आपको ये अनुपात लिखना आ जाएगा तो यहाँ क्या होगा, आप भर सकोगे। दूसरे में फिर इसके बाद हम उन भुजाओं के मान रखेंगे, भुजाओं का। अब यहाँ पर भी दिया हुआ है, को क्या करना है, सिर्फ जो बॉक्स खाली है उस बॉक्स में उत्तर भरना है। x+5 AL का मान, यहाँ से जो भी डायग्राम आपके आकृति में जो भी जानकारी दी है उस जानकारी से आपको भर देना है। x+3, x-3, x+5, क्योंकि यहाँ पर एक एक ही, अब इसे चाहे ब्रैकेट में लिखा हो या नहीं लिखा हो, क्योंकि एक ही पद है। x+3, x-3 मान रख दिया। अब इसके बाद तीसरे स्टेप में अब हम जानते हैं कि दो अनुपातों का जब हम गुणा करते हैं तो तिर्यक गुणा होता है। तिर्यक गुणा, तिर्यक गुणा में क्या हो जाएगा, x+3 x-, अब यहाँ दो पदों को हम लिख रहे हैं तो ब्रैकेट में लिखना अनिवार्य होगा, और ये बॉक्स में लिखा हुआ है तो ये भी आप बॉक्स में इसको ब्रैकेट में लिख दीजिए। तिरछा गुणा कर दिया पहला, इसके बाद दूसरा, x+3 x-2, x-3 x+5, यहाँ पे दो लिखा हुआ है तो यहाँ जो खाली है उसे आप भर दीजिए। इसके बाद हम जानते हैं कि दो पद से दो पद का गुणा, द्विपद का द्विपद से गुणा, क्योंकि ये अगर हम इसे देखा जाए तो ये द्विपद है, इसमें दो पद है और यहाँ द्विपद का एक ही खंड है, इसलिए अगर ब्रैकेट लिखा हुआ है क्वेश्चन में तो ब्रैकेट लिखिए, नहीं क्योंकि एक द्विपद भले हैं लेकिन खंड एक ही है इसलिए इसे ब्रैकेट में नहीं लिखा है। यहाँ पर द्विपद के दो खंड है इसलिए ब्रैकेट में लिखा गया है। अब इसी द्विपद का हमें गुणा करना। अब यहाँ पर प्रश्न ये उठता है कि कुछ बच्चों को द्विपद का द्विपद में गुणा नहीं आता, तो आपको उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, सीखना पड़ेगा। तो द्विपद का द्विपद में, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट सवाल 3 नंबर का है, 2 नंबर में आपको इस तरह से द्विपद नहीं होंगे, कोई संख्या दी होगी, चाहे वो दशमलव में हो सकता है, भिन्नात्मक, यहाँ द्विपद दिया है, यहाँ ये आपकी सबसे एक बड़ी बात होगी कि आपको द्विपद में द्विपद का गुणा करना आना चाहिए। तो द्विपद का द्विपद में गुणा करेंगे और उत्तर आएगा इस तरह से। अब द्विपद का द्विपद में गुणा, अब समझो कि x+3 पहला द्विपद और x-2, मैं एक आपको बता देती हूँ कि कैसे हम लोग इसको करेंगे। x है पहले एक पद का इन दोनों का गुणा, यानी कि पहले ब्रैकेट में से एक पद और इस ब्रैकेट को उसके साथ लिख लेंगे, फिर प्लस है तो प्लस, और अगर माइनस होगा तो माइनस है, क्योंकि यहाँ प्लस है तो प्लस, फिर 3, फिर दूसरे पद को यहाँ ले लेंगे, यानी कि एक बॉक्स में 2 है तो पहले ही बॉक्स को आप पहले ले लीजिए और इस बॉक्स को दोनों पदों से मिलाइए, फिर इसके बाद यहाँ जो भी होगा प्लस या माइनस, इस बॉक्स में से जो दूसरा पद है इसको भी इन दोनों पदों से मिलाइए। अब प्रत्येक पद इन दोनों को से मिलेगा, यानी x का गुणा x में, फिर x का गुणा -2 में, तो x का गुणा x में तो हो जाएगा x², माइनस है तो माइनस, फिर x का गुणा 2 में हो जाएगा तो 2x हो जाएगा, ये दोनों का विस्तार हो गया। अब प्लस है तो प्लस, 3 का गुणा, अब हम इसका विस्तार कर रहे हैं, 3 का गुणा 3x, अब माइनस है तो यहाँ प्लस है यहाँ माइनस, अब माइनस और प्लस का मैं अगर हम गुणा करते हैं तो माइनस ही आता है, इसलिए 3 और गुणे 2 यानी कि 6। अब यहाँ पर ये दो पद होते हैं सजातीय, जब ये सजातीय हो जाते हैं तो इनको हमें जोड़ना और घटाना होता है, तो हम इसमें पूर्णांक संख्याओं का नियम लगाएंगे। एक संख्या ऋण है, एक संख्या धन है, एक ऋण एक धन, घटाओ, तो हम घटाएंगे, 3 में से 2 गया 1,
बड़े अंक का चिन्ह लगाओ, तो बड़ा कौन है, 3 है, इसलिए प्लस लगेगा। और 3 में से 2 गया तो 1, 1 होगा तो सिर्फ हम यक्स लिखते हैं, और उसका गुणांक 1 लिखना जरूरी नहीं होता, तो हम सिर्फ यक्स लिखते हैं। और -6, यानी इसका विस्तार कितना आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6। अब यहाँ पर देखिए आपको, अब ये स्टेप यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है, तो यही बात है कृति में, ये स्टेप आप कहाँ करोगे, जब कहीं हल किए रहोगे तब। जिसे नहीं आता है वो ये स्टेप करेगा, और जिसे डायरेक्ट आ जाता है ये हल करना, उसे अब डायरेक्ट कैसे हम एक तरह से हम कर सकते हैं ये बिना हल किए भी, यक्स एक्स का गुणा एक्स स्क्वायर हो गया, और यहीं पर हम इन दो संख्याओं को पहले जोड़ लेंगे, तो 3 और ऋण 2, 3 में से 2 गया, यानी दो संख्याओं को पहले जोड़ते हैं और इसके बाद दोनों का गुणा करते हैं। तो पहले पद का गुणा एक्स स्क्वायर है, फिर इनको हम जोड़ेंगे, तो 3 में से 2 गया तो 1 होता है, और क्योंकि बड़ी संख्या धन है इसलिए धन और यक्स लगाएंगे, 1 और यक्स, फिर ये दोनों का गुणा कर देंगे, दोनों का गुणा हो जाएगा ऋण 6। अगर ऐसी आपकी प्रैक्टिस है तो ये पद, ये सारे विस्तार करने की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन जिसे नहीं आता है, वो नहीं प्रैक्टिस है उसकी, वो शॉर्टकट ना करे, इस तरह से विस्तार करके अपने उत्तर को प्राप्त करें, और जो यहाँ आवश्यक है वो यहाँ बॉक्स में भर दीजिए। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर है प्लस एक्स है -6, यानी कि यहाँ पर -6 आएगा, और आगे का उत्तर यहाँ पर दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं, अब क्या करना होगा, यहाँ डायरेक्ट एक्स का मान पूछा है, अब बिना इसे हल किए तो आपको उत्तर आएगा नहीं, तो आपको इसको हल करना होगा। अब यहाँ हल करने में हमें क्या करना, ध्यान से देखेंगे, तो एक्स का वर्ग घट जाए, यानी कट जाएगा, भाग चला जाएगा इनका, तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं। अब आप हल करिए, मैं इसलिए कहती हूँ कि बॉक्स भरने से पहले आपको सवाल हल करना होगा, तब जाके आपको एकदम, क्योंकि यहाँ पे बहुत लिमिटेड बॉक्स है, और जो कृति करोगे, जैसे बॉक्स है, जितने बॉक्स यहाँ पर दिए गए हैं उतने ही बॉक्स बनाकर आपको कृति लिखनी होगी, आपको हल कहीं और करना है, लेकिन ये बॉक्स, क्योंकि एग्जामिनर सिर्फ ये बॉक्स को टिक करके आपको अंक देगा, वहां उसे कंफ्यूजन में मत डालिए, अपने स्टेप वहां मत लिखिए। ठीक है बच्चों, ये बहुत याद रखिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है ये, कि बच्चे वहीं भी हल कर देते हैं तो बहुत सारे स्टेप बढ़ जाते हैं, वो स्टेप नहीं चाहिए, सिर्फ जितने बॉक्स है उतने ही बॉक्स लिखना अपेक्षित होगा, आपको वह सवाल कहीं अन्य पेज पे हल करना होगा। अब इसमें देखिए, आप आपको इसको हल करना है। अब ये हल करने के लिए जैसे कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स -6 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2x -15। अब इस पद को पहले हल करोगे, एक्स स्क्वायर का भाग चला गया, या सॉरी कट गया, पक्षांतर करने, दोनों ही पक्ष में समान चिन्ह वाले हैं तो हम उसको काट सकते हैं, तो कट गया, इसलिए अब क्या बचा, हम x है यहाँ पर 2x है, पक्षांतर करेंगे तो x और इस -2x, पक्षांतर हो गया, जो अचर पद है एक तरफ, जो चर पद है एक तरफ, तो चर यानी x हमने एक तरफ ले लिया, अब अचर पद में जो इस तरफ है -15, इसको यही रहने देंगे, और यहाँ से x को उस तरफ ले जाएंगे, तो यहाँ माइनस है तो हो जाएगा प्लस। इसलिए अब क्या देखेंगे, x है, एक पद, एक ऋण है, एक धन, तो घटाएंगे, घटाया, बड़े अंक का चिन्ह लगाया, दो में से एक गया तो एक, यानी कि x, क्योंकि दो बड़ा है इसलिए माइनस, और यहाँ पर भी एक बड़ा एक ऋण है, एक धन है, तो घटाएंगे, और माइनस और प्लस, तो 15 में से 6 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 9, क्योंकि बड़ी संख्या ऋण है इसलिए ऋण 9। अब यहाँ भी ऋण है, यहाँ भी ऋण है, तो ऋण ऋण का भाग चला जाएगा, इस तरह से इस तरह से लिखते हैं, या यूं लिखो -9 अपॉन -1, या माइनस माइनस का भाग चला गया, ये ऐसे भी कर सकते हैं। तो
अब उत्तर कितना आया हमारा, x बराबर 9। तो अब हमारे बॉक्स में क्या लिखना है हमें, x बराबर 9। अब देखिए ये जो स्टेप था हल करने का, अब अगर आप वहां बीच में लिखोगे तो बहुत अनुचित लगेगा, ठीक नहीं लगेगा। तो लास्ट का स्टेप सिर्फ 9 आपको उत्तर लिखना है। तो कहीं ना कहीं आपको ये सवाल लंबा हल करना होगा, इसके बाद इसे यहाँ कृति में भरनी होगी। तो 3 नंबर के कई सवाल ऐसे हैं जो बहुत लंबे हैं, जब हम हल करते हैं तो काफी स्टेप्स है, लेकिन कृति में पूछा जाएगा तो बड़े ही संक्षिप्त रूप में संक्षिप्त बॉक्स होंगे। क्योंकि हर बॉक्स, अब देखिए कितने बॉक्स है, 1 2 3 4 5 6, 6 बॉक्स आपने भर दिए। तो ये 6 बॉक्स के एक बॉक्स का हाफ मार्क्स, तो यहाँ आपको आधा नंबर मिल जाएगा। यहाँ भर दिया तो आपको आधा नंबर मिल जाएगा। ये बॉक्स आपने भर दिए तो आधा नंबर, ये बॉक्स भर दिया आधा नंबर, ये बॉक्स, यानी हर बॉक्स पे आपका उत्तर आधा आधा नंबर आपको मिल जाएंगे। तो हो गए टोटल 3 मार्क्स। तो इस तरह से आपको ध्यान देना है कि हर स्टेप पर आपको बॉक्स अच्छे से भरना है, और बॉक्स भरने के पहले आपको सवाल हल करना है। अच्छे से हल करो और इसके बाद बॉक्स को भर दो। कृति के ये सारे स्टेप्स आपको पहले लिख के रख लेने हैं। हल करके उचित उत्तर को आपको इसमें भरना है। ये बात बार बार हर शिक्षक आपको समझाता है, क्योंकि कई पिछले साल से कई बच्चों की ये गलतियां होती रही हैं। वो क्या करते हैं कि वही सॉल्व कर देते हैं और बहुत सारे स्टेप्स बढ़ जाते हैं। तो बच्चों ये बिल्कुल ध्यान देना। और अब जरूरी नहीं है कि ये कृति रूप में, हो सकता है क्वेश्चन नंबर 3 के बी के रूप में भी ये सवाल पूछा जाए, तो आपको हल करना आना चाहिए। तब स्टेप देखा जाएगा, तब आपके स्टेप देखे जाएंगे। और जब कृति के रूप में पूछे जाते हैं तब आपको सिर्फ बॉक्स में भरे हुए उत्तर की ही जांच होती है। तो 3 नंबर के सवाल आपको अच्छी तरह से हल करके आने चाहिए। कृति में है तो बॉक्स भरिए, और अगर बी का क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसको स्टेप वाइज हल करिए। और समानुपात के मूलभूत प्रमेय में देखिए इस टाइप का भी प्रश्न पूछा जाता है, जहां पर द्विपद के रूप में आपको भुजाओं का मान दिया गया है। कई वर्ष कई सालों में ये प्रश्न पूछे गए हैं, और हमेशा ये द्विपद बदल सकते हैं, बदल के भी आते हैं। तो आपको द्विपद को हल करना आना चाहिए, इसकी भी अभ्यास करिएगा। चलते हैं, बढ़ते हैं हम दूसरे सवाल की तरफ। दूसरा सवाल इसी तरह से है, जो पाइथागोरस प्रमेय से है। दी गई आकृति में कोण डी एफ ई कितना है, 90 अंश है, यानी कि वो समकोण है। रेख एफ जी लंब है भुजा डी ई पर, भुजा डी ई, और ये डी जी एफ लंब है। अब दो दिया हुआ है, डी जी 8 है और जी एफ या एफ जी 12 है। तो रेख डीई की लंबाई ज्ञात करने के लिए निम्न कृति पूर्ण करो। अब ये कृति के रूप में भी पूछा जा सकता है ये सवाल, 3 नंबर को हल करने के लिए, यानी बी में भी पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे हल किया हुआ है, बताया हुआ है, कुछ चीजें बॉक्स में है वो आपको भरनी होगी। तो जैसे कि हम जानते हैं कि देखेंगे जैसे ही सवाल, देखो सवाल और आकृति देखते ही तुरंत आपको ये पता चल जाना चाहिए कि ये किस प्रमेय से संबंधित है, इसमें कौन सा सूत्र लगेगा। तो जब हम यहाँ देख रहे हैं कि ये समकोण है, समकोण शीर्ष बिंदु से सम्मुख कर्ण पर भी लंब डाला है, तो कहीं ना कहीं ये समकोण और समरूपता से संबंधित है। क्योंकि ये यहाँ पर इस 2 मान दिया है, तो कहीं ना कहीं ये ज्यामितीय माध्य से संबंधित है। तो ज्यामितीय माध्य का सूत्र यहाँ पर लगेगा। तो यहाँ आगे की पूरी जानकारी दी ही हुई है कि त्रिभुज डी एफ ई में कोण डी एफ ई 90 है और रेख एफ जी लंब है भुजा डी ई पर। तो ज्यामितीय माध्य के प्रमेय के विलोम से, अब ये विलोम है क्योंकि यहाँ पर भुजा का माप दिया गया है, एफ जी का वर्ग। अब प्रमेय क्या होता है कि एफ जी का वर्ग बराबर जो शीर्ष लंब है, यानी कि समकोण से
सम्मुख कर्ण पर लंब जो डाला गया शीर्ष लंब, इसका वर्ग अन्य दोनों जो खंड मिलते हैं हमें कर्ण के, उनका गुणनफल के बराबर होता है। यानी कि ये और ये इनके वर्ग के बराबर होता है। तो हमें याद रहेगा। तो इसमें हम भर देंगे जो बॉक्स है, एफ जी का वर्ग बराबर डी जी गुणे ई जी। डी जी यानी जो ये दो रेखाखंड है, इसे आप डायग्राम बार बार देख लीजिए। डी जी गुणे शीर्ष लंब का वर्ग बराबर जो कर्ण है, क्योंकि शीर्ष लंब यानी कि समकोण से ही सम्मुख कर्ण पर हम लंब डालते हैं, तो ये शीर्ष लंब हुआ, इनका वर्ग बराबर उस कर्ण के जो दो खंड बनते हैं उन्हीं का गुणनफल। तो एफ जी या जी एफ का वर्ग बराबर जो भी लिखा होगा, तो डी जी का गुणे डी जी गुणे ई जी। अब जो मान दिया है वो मान आप रख दीजिए। यहाँ इतनी ज्यादा गणना नहीं है, सिंपल है। तो एफ जी का मान 12 वर्ग यहाँ लिखा हुआ है, सिर्फ आपको डी जी का मान लिखना है 8 है, और गुणे ई जी। अब यहाँ पर पक्षांतर करना है। ई जी एक ही तरफ रहेगा, बाकी संख्या का पक्षांतर हो जाएगा। तो जब 12 का वर्ग हो या किसी का वर्ग हो बच्चों, तो उसे हमें डायरेक्ट वर्ग नहीं लिखना है, दो खंड में लिखिए, क्योंकि आगे जाकर हमें संख्या को काटनी है, तो उसको अलग अलग ही रखिए। तो 12 का वर्ग इसलिए यहाँ पर 12 गुणे 12 के रूप में ही लिखा गया है। और ये अब डीजी यहाँ पर है, डीजी को यही रहने दो, यहाँ 12 गुणे 12 बटे 8 यहाँ चला जाएगा, और इसी को पूरा हमने पक्षांतर कर दिया, लेफ्ट को राइट में, राइट को लेफ्ट में करके ऐसे पूरा पलटी कर दिया। अब ईजी यही रह गया, और 12 गुणे 12 ये वाला पक्ष यहाँ पर आए, ईजी को यहाँ लेकर आए, जैसे तराजू का पलड़ा हम खाली घुमा देते हैं। अब इस संख्या को काट दीजिए। अब जब से काटने वाली है, अब यहाँ पे काटने वाला स्टेप हम नहीं कर सकते, तो हमें इसे रफ करना होगा। तो 12 गुणे 12 और बटे 8, अब इस संख्या को हमें काटनी है। तो जैसे कि हम चाहते हैं कि 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, फिर से हम संख्या काट लेंगे, 2 एकम 2, 2 छक 12। अब यहाँ एक बचा भागफल, भाग में बटे में, और ये 6 गुणे 3 यानी कि 6 गुणे 3 बटे 1, तो कितना हो गया 6 3 18 बटे 1 यानी कि 18। अभी सारे स्टेप हमें वहां कृति में नहीं लिखनी है, तो हमारा उत्तर कितना आया 18, तो हम यहाँ पे 18 लिख देंगे। अब हमें ज्ञात क्या करना था, डीई, लेकिन अभी हमें क्या मिला है, सिर्फ ईजी, ईजी मिला है। अब हम जानते हैं कि जब एक रेखी होते हैं 3 बिंदु, तो उनका योगफल यानी कि छोटा, ये 2 रेखाखंड है, इन 2 रेखाखंडों का योगफल पूर्ण रेखा के बराबर होता है, क्योंकि ये एक रेखीय है। तो ई जी प्लस जी डी बराबर ई डी, क्योंकि ये एक रेखीय है, तो वही एक रेखीय का नियम यहाँ लगेगा कि डी ई बराबर डी जी प्लस जी ई। और यहाँ लिखा नहीं हुआ है, लेकिन जब आप अगर कोई सवाल हल करोगे, तो आप यहाँ लिखोगे कि ये एक रेखीय है। ठीक है, फिर अब जो मान दिया है DG 8 है, लिख दिया, और EG या GE, EG या GE दोनों देखो एक ही है, खाली का मान 18 है, हमने अभी प्राप्त किया, वो लिखेंगे, और इस तरह से DE हमें मिल गया 26। ये हमने हल किया। इसमें इसमें ज्यादा हल यही था कि आपको संख्या काट कर वहां नहीं करनी है, कहीं अलग हल करके फिर आपको जो उचित उत्तर है वो इस बॉक्स में भरिएगा। आप यहाँ पर भी देखिए 1 2 3 4 5 6, 6 बॉक्सेस होंगे, और हर बॉक्स में आधा आधा नंबर कैरी करता है। आपका एक बॉक्स करेक्ट है तो आपको आधा नंबर मिलेगा। तो इसी तरह से अच्छी सी कृति आप लिख लीजिएगा, हल कहीं और करिएगा, और इसके बाद इसमें जो उचित एप्रोप्रिएट आंसर है वो भरिएगा। चलो बढ़ते हैं हम, और भी सवाल है हमारे पास, हम फटाफट और सवालों को हल कर लेते हैं। त्रिकोणमिति से भी एक सवाल हमने लिया है। त्रिकोणमिति के 6.1 में कई सवाल है, और चूंकि 6.2 नहीं आने वाला है, तो 6.1 बहुत इंपॉर्टेंट है,
उसके सारे उत्तर कृति के रूप में भी पूछे जा सकते हैं और 3 नंबर बी में और 4 नंबर में भी पूछा जा सकता है। तो ये मान के चलिए कि त्रिकोणमिति का जो 6.1 है, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 और 4 सभी प्रकार के प्रश्न में पूछे जाने की संभावना है। इस तरह से आप उसको तैयार कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित पूर्ण कृति पूर्ण करके सिद्ध करो, सिद्ध करना है और कृति भी है। तो cot थीटा प्लस tan थीटा बराबर cosec थीटा इंटू sec थीटा। लेफ्ट हैंड साइड में लेंगे हम बायां पक्ष cot थीटा प्लस tan थीटा। अब हमें पता होना चाहिए, इसमें बहुत ज्यादा चीज आप पहले हल कर लो, या तो यहाँ इसमें कभी कभी हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन फिर भी आप कहीं हल करिए और जो यहाँ भरना है भर दीजिए। कॉट थीटा माने कि कॉस बटे साइन, टेन का मतलब साइन बटे कॉस, तो कॉस थीटा यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे एक ब्लैंक है, तो टेन थीटा यानी साइन थीटा बटे कॉस थीटा। अब यहाँ पर हल करने की बात आ गई, क्योंकि यहाँ डायरेक्ट लिखा है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा होल अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो जिन्हें जो भिन्न है, भिन्नों को जोड़ना घटाना नहीं आता है, वो थोड़े से सहम जाएंगे कि ये कैसे आ गया। तो इसको हल कर लोगे, cos थीटा प्लस साइन थीटा, यहाँ पे cos थीटा अपॉन साइन थीटा और ये साइन थीटा अपॉन cos थीटा है। बच्चों ये दो परिमेय यानी कि दो भिन्न है, उनको हमें जोड़ना है। और जैसे कि समझो, मान लो 3/4 है प्लस और 2/5 है, तो ये अलग अलग है, तो हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, यानी 3 गुणे 5 प्लस है तो प्लस 4 गुणे 2 और ए नीचे का की संख्या वैसे ही इसके गुणा इसके साथ करते हैं। तो पहला तिर्यक, दूसरा तिर्यक और इसके बाद ये इसका गुणा इसके नीचे का, यानी हर का गुणा हर में ही, तो 4 गुणे 5 एक ही बार, इसे कहते हैं हर समान करना, हर समान करना। तो ये वाला नियम यहाँ पर भी आता है। सिर्फ संख्या ही भिन्न नहीं होती, ये त्रिकोणमितीय भी एक भिन्न है और इसी भिन्न की तरह ही आपको इसको हल करना है। तो इसका नियम कैसे आया कि ये पहला तिर्यक हुआ और ये दूसरा तिर्यक और तीसरा हमारा जो नीचे हम हल करते हैं ये तीसरा हुआ, ये दोनों का गुणनफल। पहले का गुणनफल, फिर यहाँ प्लस होगा तो प्लस, माइनस होगा तो माइनस, 4 गुणे 2 दूसरा गुणनफल पूरा होल अपॉन 4 गुणे 5। तो वही नियम यहाँ पर भी हम करेंगे। पहला तिरछा गुणा यानी कॉस थीटा गुणे कॉस थीटा प्लस है तो प्लस, फिर दूसरा तिर्यक गुणा साइन थीटा गुणे साइन थीटा और इसके बाद ये दोनों का गुणा, ये दोनों का पूरे बटे साइन थीटा गुणे कॉस थीटा। बच्चों अभी गुणा मैंने यहाँ लिखा, लेकिन त्रिकोणमितीय अनुपात में जैसा हम जानते हैं ऐसा लिखे तो भी चलता है, या सिर्फ डॉट लिखे दोनों के बीच में, डॉट जो दशमलव नहीं है, ये डॉट होता है जो गुणा भी माना जाता है त्रिकोणमितीय में, तो डॉट भी हम लिख सकते हैं। तो अभी क्या हुआ, कॉस गुणे कॉस यानी कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन गुणे साइन यानी साइन स्क्वायर थीटा और पूरे अपॉन क्या हो गया, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब इंटू मैंने यहाँ आप डॉट डाल सकते हो। अब ये स्टेप यहाँ नहीं दिखाया गया है, आपको कहीं हल करना है और डायरेक्ट ये स्टेप यहाँ आ गया है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा होल अपॉन। अब हमें एक यहाँ पे ये भी नहीं दिया हुआ है कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे एक आ गया, क्योंकि हम जानते हैं क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये सबसे इंपॉर्टेंट सरल समीकरण है त्रिकोणमितीय अनुपात का। अब क्या है, आगे सिद्ध करने के लिए, तो यहाँ एक आ गया, यहाँ दो है पद, तो दोनों को सेपरेट कर दिया, विभक्त किया है, गुणा है बीच में लेकिन विभक्त करने, क्योंकि हमें उत्तर जो लाना है उसे दर्शाने के लिए। तो 1/sin थीटा
और 1 अपॉन कॉस सेक थीटा, 1 अपॉन साइन थीटा यानी कि कॉसेक थीटा, 1 अपॉन कॉस थीटा यानी कि सेक थीटा, इनका गुणात्मक, यानी साइन थीटा का गुणात्मक प्रतिलोम कॉसेक थीटा होता है, कॉस थीटा का गुणात्मक सेक थीटा होता है। तो आपको उसके गुणात्मक याद रख लेने हैं और कोटि पूरक, ये इस तरह से सभी जो हमारे त्रिकोणमितीय अनुपात है, उन अनुपातों के आपको अच्छे से गुणात्मक प्रतिलोम और कोटि पूरक त्रिकोणमितीय अनुपात याद रखना है। तो यही तो हमारा अपेक्षित यानी दायां पक्ष था, इसलिए कॉट थीटा प्लस tan थीटा बराबर कॉसेक थीटा और सेक थीटा। तो बहुत कम स्टेप्स हैं और सवाल सरल है। सोचिए अगर 3 नंबर का आता है, जहाँ पे भी 1 2 3 4 5 6 हर बॉक्स का आधा आधा मार्क्स, तो मेरे ख्याल से समझ रहे हो कि कितना सरल है। और अगर आप जरा सा चूक गए तो आपका मार्क्स जाएंगे। तो बहुत केयरफुली सवाल हल करिएगा, जो स्टेप जहाँ नहीं है तो उसको हल करके और यहाँ पर अपेक्षित उत्तर आपका आना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, और भी सवाल है हमारे पास। अब आकृति देखने के बाद ही हमें समझ में आ जाना चाहिए कि हम कहाँ लंब और समकोण ये दिखाई दे रहा है, इसका मतलब कि ये कहीं ना कहीं समकोण त्रिभुज, और जहां समकोण त्रिभुज आता है वहां आता है पाइथागोरस थ्योरम। यहाँ पे भी कुछ सवाल दिया है और कुछ सिद्ध करने के लिए कहा है, और वो सिद्ध करने के लिए कृति पूर्ण करनी है। निम्नलिखित आकृति पूर्ण करो। त्रिभुज पी क्यू आर में रेख पी एस लंब है भुजा क्यू आर पर, कृति पूर्ण कर सिद्ध करो पी क्यू का वर्ग बराबर आर एस का वर्ग बराबर पी आर का वर्ग प्लस क्यू एस का वर्ग, ये दिया है। तो क्योंकि वर्ग है, भुजाएं हैं, समकोण है, तो कहीं ना कहीं पाइथागोरस प्रमेय है। तो कृति को आकृति देखिए। अब जब ये बात मैं बार बार के आपको प्रश्न लिखने की जरूरत नहीं होगी, जहां से कृति शुरू होती है वहीं से आपको अपने आंसर पेपर में लिखना शुरू करना है। आपके सामने पेपर है, क्वेश्चन पेपर, उसको हेल्प लेकर आप सवाल हल करोगे आकृति देख देख कर। लेकिन उत्तर पट्टिका में आकृति जहां से शुरू होती है वहीं से स्टेप लिखना शुरू करेंगे। त्रिभुज पी एस क्यू में पी एस क्यू 90 है, इसलिए पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि कर्ण का वर्ग बराबर पी एस क्यू, ये 90 अंश का है, तो यानी कि ये पहला समकोण त्रिभुज है पहला। तो हम क्या लेंगे, कर्ण का वर्ग बराबर अन्य दो भुजाओं यानी जो लंबवत भुजाएं हैं उनके वर्गों का योगफल। तो पी एस का वर्ग बराबर पी एस का वर्ग, सॉरी, पी एस का वर्ग प्लस क्यू एस का वर्ग बराबर पी क्यू का वर्ग, पाइथागोरस प्रमेय से ये कर्ण है। तो पक्षांतर किया है, इसलिए पी एस का वर्ग इसलिए उसके रूप में पक्षांतर किया है क्योंकि ये दो समकोण त्रिभुज है जिसमें पी एस सामान्य है। तो हम दोनों का पाइथागोरस प्रमेय से लिखेंगे पी एस का वर्ग, और उसी के स्वरूप में बाकी इसको हम पक्षांतर करके लिखेंगे। इसलिए पी एस का वर्ग बराबर क्या हो गया, पी क्यू का वर्ग, और हमने क्यू एस का वर्ग पक्षांतर कर दिया, तो माइनस क्यू एस का वर्ग। अब यहाँ पे यही चीज आपको भरनी थी। ये हो गया कथन ए। इस प्रकार से हम दूसरा भी ले लेंगे। त्रिभुज पी एस आर में पी एस आर ये कर्ण है, यानी कि अब पी एस का वर्ग लेंगे। अगर हम सिर्फ यही लेते हैं पी एस का वर्ग प्लस एस आर का वर्ग बराबर पी आर का वर्ग। अब यहाँ पर भी हमें सिर्फ पी एस आर का वर्ग पी एस लिखना है। पी एस का वर्ग बराबर आर एस का वर्ग बराबर पी आर का वर्ग, पाइथागोरस प्रमेय। और पी एस का वर्ग के ही में हमें पक्षांतर करना है, क्योंकि हमने भी पहले यहाँ पर पी एस का वर्ग लिया है, यहाँ पर भी पी एस के रूप में। तो पी आर का वर्ग माइनस आर एस का वर्ग। अब एक और दो को अगर हम देखेंगे तो पी एस का वर्ग पी एस का वर्ग, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड जो है दोनों का एक ही चीज है। इसका मतलब कि राइट हैंड साइड भी आपस में बराबर होंगे। लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, इससे राइट हैंड साइड भी
बराबर होंगे। तो हमने पी क्यू का वर्ग माइनस क्यू एस का वर्ग बराबर, अब यहाँ पे देखिए बहुत ध्यान से, ये वाला बॉक्स ये भी आपस में बराबर होगा इस बॉक्स के, है ना, ये दोनों आपस में बराबर होंगे। अब जब यहाँ पर ये बराबर है तो जो माइनस वाला उसको हम पक्षांतर कर देंगे। पी क्यू का वर्ग और ये माइनस था तो यहाँ आ गया आर एस का वर्ग हो गया, ये यहाँ माइनस था इस पक्ष में चला गया तो धन हो गया। अब यही चीज यहाँ पर जो बॉक्स में है आप कहीं हल करोगे, इसके बाद बॉक्स में अपने आप ये सारी जानकारी भर सकोगे। यहाँ भी 6 बॉक्स है, 1 2 3 4 5 6, ये भी सिंपल है। खाली 2 समकोण त्रिभुजों के पाइथागोरस प्रमेय से हमें इसको हल करना है। तो ये कृति के रूप में भी या सवाल के रूप में भी आ सकता है। आगे बढ़ते हैं। वृत्त, इसमें भी सवाल देख लीजिए। कृति के रूप में 2 जीवाएं हैं जो एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती हैं और उनसे कुछ जानकारी दी गई है। उस जानकारी के आधार पर आपको कृति पूर्ण करनी है और ज्ञात क्या करना है, डीसी, मेजर चाप डीसी। ऐसे भी कई सवाल प्रमेय से संबंधित होंगे या सवाल हल किए भी होंगे और आपको हल करके जो उचित सवाल है वो उसमें हमें भरना होगा। अब हम जैसे जानते हैं कि इसका नियम जब आप आगे और पढ़ोगे, बहुत सारे चैनल्स पे आपको वीडियो भी देखने मिलेंगे और अब आपको शिक्षकों ने भी पढ़ाया होगा ऑनलाइन। तो ऐसे दो प्रतिच्छेदन रेखाओं, दो जीवाएं अगर अंदर मिलती हैं तो क्या होता है, और अगर बाहर प्रतिच्छेदित करती हैं तो उनके रेखाखंडों का क्या संबंध है, या अंतर्लिखित कोण का ये कोण हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं। तो यानी कोण कहाँ बन रहा है, अंदर भाग में। कभी ये जीवाएं बाहर प्रतिच्छेदित करेंगी तो कोण बाहर बनेगा। अंतर्लिखित प्रमेय हमें पता ही है। तो यहाँ पर अंदर, तो जब अंदर प्रतिच्छेदित करती है तो हमारा सूत्र होता है कि कोण ए बी ई, कोई भी कोण जो लोगे उसी से, कोण ए बी ई बराबर होगा, आधा होगा इन दोनों, जब ये कोण है तो ये दोनों चाप, अगर इस तरफ कोण लोगे तो ये दोनों चाप चाप होंगे। तो ये भी ई लिया है यानी ये दोनों चापों के योगफल का आधा होगा। अगर हमें पता होगा तो मैं ये आकृति के अनुसार हमें चाप का नाम लिखने में आसानी होगी। तो इस तरह से आपको ये सारे यहाँ जो जानकारी दी है एक एक करके बॉक्स में भरना है, गुणा करना है और अपने उत्तर को प्राप्त करना है। इस तरह से ये सारे सवाल यहाँ दिए हैं। ऐसे ही एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल मैं और आपको बता रही हूँ। ये सवाल है, अब ये कृति के रूप में भी पूछा जा सकता है और या हल करने के लिए भी दिया जा सकता है। तो मैं आपको बता दूं, ये अभी से मैंने यहाँ पर नहीं हल किया है लेकिन मैंने नोटबुक में इसे हल कर दिया है। आपको बताओ, ये कृति के रूप में है या तो फिर आप सवाल को हल भी कर सकते हो इस तरह से। मैंने अब यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे 3 त्रिभुज बनता है। आपको सिद्ध क्या करना है, त्रिभुज ए बी सी बराबर आधा और पूरे त्रिभुज की परिमिति, परिमिति क्या होती है, तीनों भुजाओं का योगफल और गुणे आर, ये आपको सिद्ध करना है। तो इस तरह से यहाँ पे ये सवाल किया है। आप अगर ध्यान से देखोगे ये 3 त्रिभुज बनते हैं और हर त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, आधार गुणे ऊंचाई। तो ये ऊंचाई होती है और ये आधार, और जो ये ऊंचाई है ध्यान से देखोगे तो ये सभी आर है, आर है। तो ये सभी को एक एक करके पहले एक त्रिभुज ले लोगे यहाँ पर, फिर ये दूसरा त्रिभुज, ये तीसरा त्रिभुज, तो ये पहला त्रिभुज, ये दूसरा त्रिभुज, ये तीसरा त्रिभुज, एक एक करके उनका हम लिख लेंगे। तो त्रिभुज एपीसी क्या है, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, आधार एसी है आर। इसी प्रकार दूसरा लेंगे तो बीसी आधार होगा, ऊंचाई आर है, तीसरा त्रिभुज, और तीनों को जोड़ेंगे क्योंकि ये बड़ा त्रिभुज हमें कैसे मिला है, इन 3 छोटे त्रिभुजों को
मिलाकर। अब तीनों को जोड़ेंगे और तो हम सब में हमें लास्ट में क्या मिलेगा, 1/2, 1/2 तीनों में है तो वो कॉमन हो गया, और आर सब में है तो वो कॉमन हो गया। अंदर क्या बचा, तीनों भुजाओं का योगफल, और तीनों भुजाओं का योगफल यानी कि त्रिभुज की परिमिति, तो आ गई सिद्ध। आकृति के रूप में अगर दिया होगा तो 6 जगह कहीं ना कहीं बॉक्स बन जाएगा, तो वही कृति में आपको भर देनी होगी, और हल करने के लिए आया तो ऐसे ही आपको हल करना होगा। तो बहुत सारे ऐसे सवाल हैं 3 नंबर के जो आपको और भी मैंने यहाँ पे हल किया है। मैंने अपने स्टूडेंट को दिए थे सवाल बहुत से, तो ए बी सी ऐसे 3 बिंदु दिए हैं, और आपको ये बताना है कि ये त्रिभुज के निर्देशांक हैं। आपको क्या बताना है कि ये त्रिभुज के निर्देशांक है। तो पहले ढाल के रूप में भी ये सवाल हल किया जाता था, क्योंकि ढाल वाला सवाल नहीं, ढाल नहीं है, कट दिया है, तो आपको दूरी सूत्र से ये प्राप्त करना है। दूरी सूत्र से तीनों भुजाएं का माप आप ज्ञात कर लीजिए। इसके बाद ये देखिए कि जो सबसे बड़ी भुजा, अब यहाँ 4 आया, 2 करनी में 2, 2 करनी में 2, सबसे बड़ी भुजा कौन सी है, 4। सबसे बड़ी भुजा का योगफल अन्य दोनों के योगफल के बराबर होना चाहिए। अगर है तो वो एक रेखीय होंगे, अगर नहीं है तो वो अरेखीय होंगे, और कोई भी 3 बिंदु जब अरेखीय होती है तब ही वो त्रिभुज होते हैं। अब तब जब हमने देखा कि 2 करनी में 2, धन 2 करनी में 2 बराबर नहीं है 4 के, यानी कि ये कोई भी 2 रेखाखंडों का योगफल तीसरे रेखाखंड के बराबर नहीं है, इसलिए बिंदु अरेखीय है, एक रेखा पर नहीं है। जब एक रेखा पर नहीं है इसका मतलब अरेखीय है, और अरेखीय का मतलब ये होता है कि ये तीनों बिंदु किसी त्रिभुज के निर्देशांक है। इस तरह से आपको सिद्ध, इसमें भी आपको अगर एक्टिविटी हो सकता है 2 नंबर या 3 नंबर की एक्टिविटी आपको पूछी जा सकती है। ये निर्देशांक भूमिति से भी है, और त्रिकोणमितीय मैंने कहा, त्रिकोणमिति तो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका हर सवाल sec थीटा प्लस tan थीटा इस तरह से भी हल करके कई आप अगर देखोगे तो सारे सवाल 6.1 के हल किए हुए हैं, और उसे देखिए, पढ़िए, और कृति के रूप में चाहे उसे तैयार कीजिए, या फिर और इस तरह से ये भी असाइनमेंट के कुछ क्वेश्चन मैंने दिए थे, वो भी यहाँ पर इस तरह से। और बहुत इंपॉर्टेंट देखिए, एक ये सवाल है, इसमें सिर्फ पक्षांतर करना है, और ये हिस्सा दिखने में ऐसा लगता है कि कठिन है, लेकिन बहुत सरल ये भी सवाल है। 2 नंबर की कृति में या 3 नंबर की कृति में भी पूछा जा सकता है, या आपको हल करने के लिए भी आ सकता है। तो ये 4 सवाल ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 नंबर का सवाल कृति या हल आपको बहुत अच्छे से सब करना है। ये हो गया सवाल, और भी इसके पहले भी देखा है हमने सवाल बहुत सारे। ये भी देखो कृति के रूप में ये सवाल पूछा था, ये हमने पहले भी डिस्कस किया है। ये सवाल है बहुत इंपॉर्टेंट, कृति के रूप में दिया है, और आपको बता दूं किताब में बहुत सारी कृतियां दी है, वो कृतियां भी आप कीजिएगा। ये भी कृति के रूप में है, और ये सारे सवाल तो हमने पहले भी दे दिए हैं 3 नंबर के, बहुत सारे सवाल, इसे आप हल कीजिए आपके लिए, और इसका पीडीएफ भी मैंने शेयर किया था। ये सारे सवाल के, ये सारे सवाल भी 3 नंबर के हैं, तो आपको हल करने के लिए। और बता दूं, पेज नंबर किताब में टेक्स्ट बुक में कृतियां दी गई हैं, उनको आप लिख लिख कर प्रैक्टिस कीजिए। पेज नंबर 25 में है 7th वाला सवाल, 29 पर है 12th, 39 पेज पर, 53 पेज, 61, 68, 71, और 102 पेज पर भी उदाहरण है, और 6.1 तो इम्पोर्टेंट है ही है। सारे सवाल को हर ये कृति के रूप में दिया गया है। ये जितने सवाल है ना प्रमेय,
ये कृति के रूप में है, इसका भी अभ्यास कीजिएगा, जो आपको क्वेश्चन नंबर 3A में पूछे जाने की संभावना है। तो इस तरह से आप तैयार कीजिए, और एक भी कृति आपकी गलत न हो, सारे बॉक्सेस सही हो। इसी शुभकामना के साथ आप हल तक करते रहिए, और कुछ पूछना है तो पूछिए। विजय सर। हाँ बच्चों। विजय सर। हेलो। 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 हाँ हाँ सर, बोलिए हो मैडम। हाँ, हो गया। किसी बच्चों को कुछ डाउट है तो पूछने के लिए कह दीजिए। हाँ बच्चों, इस टॉपिक से संबंधित कोई क्वेश्चन पूछना है आपको? अपना हाथ ऊपर कीजिए, हैंड राइज कीजिए। हाँ सिया, सिया पूछो। सिया माइक ऑन करो बेटा, पूछो। हेलो। हाँ हाँ हाँ। बोलो बेटा जोर से। मिस, आपने जो थर्ड वाला क्वेश्चन करा है ना, वो रिपीट करो ना, 1 मिनट। देखो, इसका सारा PDF ये थर्ड वाला क्वेश्चन था, हाँ, राइट? इसमें ना नीचे हाँ, से मुझे नहीं, जहाँ से आपने 1 लिया ना, वहां से। यहाँ से देखो। यहाँ क्या है कि ये इस तरह से समझो कि 1/3 × 5 ऐसे 2 पद हैं, तो इसी को हम मैं अलग अलग लिख रही हूँ। 1/3 एक जगह लिख दिया, फिर 1/5। कोई फर्क पड़ा? देखो, ये एक साथ में लिखा हुआ था, मैंने खाली सिर्फ अपनी सुविधा के लिए, क्योंकि मुझे ऐसा दिखाना था, तो मैंने क्या किया, 1/3 को अलग कर दिया, 1/5 को अलग कर दिया। कोई फर्क है दोनों में? देखो, बस वही चीज यहाँ किया है। 1/sin θ अलग लिख दिया, 1/cos θ अलग लिख दिया, क्योंकि एक को हम अलग अलग लिख सकते हैं ना, 1 × 1। तो 1/3 अलग कर दिया, 1/5 अलग कर दिया, और इस तरह से 1/sin θ, 1/cos θ। और 1/sin θ माने कॉसिक होता है, 1/cos मतलब सेक होता है। क्लियर हुआ? सिया क्लियर हुआ? हेलो सिया, आवाज नहीं आ रही है। सिया बोलो यस बेटा। मिस। ओके फाइन, नेक्स्ट। सबरीन। संदीप पूछो बेटा। पूछो। मिस लास्ट वाला सवाल बता दीजिए। लास्ट वाला मैं नोटबुक में भी दिखाई थी। जब परिमिति वाला। परिमिति वाला, ओके। परिमिति वाला देखो, बहुत ध्यान से देखोगे ना, कठिन नहीं है, खाली दिख रहा है आपको। ये देखो, 3 त्रिभुज इसमें दिखाई दे रहे हैं, 3। APC, APB, सॉरी, AP से APC ऐसे नाम चाहे लो, फिर APB, BPC, ये 3 त्रिभुज को क्षेत्रफल लेते हैं। तो आधार गुणे ऊंचाई, आधार गुणे ऊंचाई, आधार गुणे ऊंचाई, तीनों त्रिभुजों का अलग अलग लिया। इसके बाद सभी को जोड़ा है, यहाँ पर दिख रहा है, सभी को जोड़ा है, और सब में 1/2 और जो R है कॉमन है, सब में है। तो 1/2 बाहर ले लिया, R कॉमन ले लिया, तो अंदर सिर्फ क्या बचता है, ये तीनों भुजाएं बचती हैं। 3 भुजाएं त्रिभुज की, AC, BC और AB, और यही क्या है, तीनों भुजाओं का योगफल मतलब त्रिभुज की परिमिति। बहुत इंपॉर्टेंट है कृति के लिए, चाहे इसके लिए भी। तो ये सब की जितनी फोटोज है मैं PDF बना के
टेलीग्राम में पोस्ट कर दूंगी, तो आप वहां से ले सकते हो, ठीक है। और किसी को कुछ क्वेश्चन पूछना है बच्चों? और किसी को इस टॉपिक से संबंधित कोई क्वेश्चन होगा, कोई क्वेरी होगी, आप लोग पूछ सकते हो। हाँ, शायद किसी का हाथ ऊपर नहीं दिखाई दे रहा है मैडम। ओके सर, ओके, धन्यवाद ठीक है, मैडम, धन्यवाद। ओके, थैंक यू सर। वेलकम।